हे गाइस, व्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई हम स्टार्टिंग करने वाले हैं क्लास एक्ट से। भाई तुम सोचो एडिडास ने कितने प्रयास करे होंगे, कितने सालों से मशक्कत करी होगी कि उनको जिडान और लियोनेल मेसी आमने सामने एक इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये इंटरव्यू एक्चुअली में जिस हाइप पे था, या फिर मैं कहूँगा कि जो दो बड़े नाम है लियोनेल मेसी और जिनेदिन जिडान, जब आप इस इंटरव्यू की कॉन्वर्सेशन को आप पढ़ते हो, जब सुनते हो, जितनी भी क्लिप्स आती हैं भाई, मैं कहता हूं कि हर एक सेंटेंस में क्लास है। सवाल पूछने वाला क्लास बंदा, सवाल का जवाब देने वाला क्लास बंदा, सवाल पूछने का तरीका कैजुअल नहीं था, सीरियस था, और सवाल का जवाब देने का तरीका तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। लियोनेल मेसी है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि भाई देखो, लियोनेल मेसी ने ऑफकोर्स हर चीज़ तो कंप्लीट कर ही ली है, लेकिन फिर भी जब भी अर्जेंटीना की बात आती है, जब भी कहीं ना कहीं एक बड़े इस ग्रेट प्लेयर वगैरह की बात आती है, वो मैराडोना को याद करना कभी भी नहीं भूलते। अब देखो, कॉन्वर्सेशन पॉपअप इस तरीके से होती है कि जिडान यहाँ पर, और पर्सनली पता है कुछ टाइम से कॉन्वर्सेशन निकल ही रही है फुटबॉल वर्ल्ड में कि नंबर 10 का अब एक्सटेंट हो गया है। लाइक आप देखो, इसको जैसे प्लेयर, मिज़ट ओजिल जैसे प्लेयर, ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं इनकी जो लाइक पोजीशन है वो खत्म होती हुई जा रही है। अब ये हाइब्रिड मॉडल वगैरह आने लग गए तो इसका सिस्टम बैठता है। जिडान इसी चीज़ को बताते हैं कि मेसी जैसा प्लेयर जिसको राइट विंग से खेलता था, लेकिन एक्चुअली में वो नंबर 10 वगैरह जो रोल था, प्रॉपर रोल था। मेसी भी यही कहते हैं कि जिडान वैसे तो नंबर 10 नहीं था, लेकिन उसका प्ले स्टाइल पूरा नंबर 10 था। लेकिन आज की अगर मॉडर्न फुटबॉल की बात करें तो उसकी डिमांड की बात करें या फिर एडजस्टमेंट की बात करें, नंबर 10 एक्सटेंट हो गया। और वहीं पर यहाँ पर मेसी मैराडोना को यहाँ पर निकाल के लाते हैं कि मैराडोना अभी भी भाई, हर एक बंदा मैराडोना को अपने आप को रिजेंबल करता है, याद करता है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है। और मेसी का पता, मेसी को जानता हो ना जानता हो, लेकिन वो मैराडोना को जरूर जानता है। इसके साथ ही जिडान ने यहाँ पर जब ये सवाल पूछा कि कोई एक ऐसा गेम जो कि लियोनेल मेसी वापस से खेलने जाते थे, लियोनेल मेसी ने फटाक से, और हर एक इंटरव्यू में भाई लियोनेल मेसी का आंसर हमेशा सेम रहा है, वो है 2014 का वर्ल्ड कप। इस पे जब जिडान ने ये चीज़ कहा कि देखो, अब सिंपल सी बात है, कायदे से यहाँ पर 2014 का वर्ल्ड कप तब तुम भूल ही जाओगे कि 2022 का वर्ल्ड कप के फाइनल में तुमने गोल भी स्कोर किया है और यहाँ पर तुम वो जीत भी गए हो। इसके बाद अगर आप दोनों की कॉन्वर्सेशन को देखोगे तो एब्सोल्युटली यहाँ पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और जिडान और लियोनेल मेसी दोनों ने इस चीज़ को माना कि काफ़ी बुरी बात है कि वो एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते। भाई ये चीज़ तो है। वैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि ये जो नया मार्केटिंग तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं नया तरीका है कोलैबोरेशन का। जैसे हमने देखा था लुई विटॉन का, जब उन्होंने मेसी रोनाल्डो को चेस बोर्ड के आसपास किया, उसमें शूटिंग के टाइम दोनों आमने सामने नहीं थे, वो फोटोशॉप किया गया था। पहले मेसी को बुलाया गया, फिर रोनाल्डो को बुलाया गया, यहाँ पर दोनों आमने सामने। तो काफ़ी लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं या अज्यूम करना चाहते हैं कि क्या रोनाल्डो मेसी कभी आमने सामने आ सकते हैं। अब देखो, बैलन डोर सेरेमनी में हमने देखा है वो आमने सामने हमेशा ऐसे बैठते थे, कॉन्वर्जेशन हमेशा होती थी। वहाँ पे रोनाल्डो ने एक बार कहा भी था कि मैं लंच पे ज़रूर जाने के लिए लाइक हाँ बोल दूंगा अगर कभी ऐसा प्लान बना। लेकिन काफ़ी, देखो मैं तुमसे जवाब बताऊँ तो जिडान रिटायर्ड प्लेयर है, मैनेजर भी नहीं है। और लियोनेल मेसी की बात करें तो इंटर मियामी में जो प्रेशर है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कम है। रोनाल्डो मेसी आप कह सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है, लेकिन नहीं भी होगा। तो उसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो है कि मेसी का जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से लाइक अमेरिका वाले जोन में। वहीं रोनाल्डो के अगर पूरे प्रोपेगेंडा नैरेटिव की बात करें तो सऊदी में है। तो दो बड़े पावर हाउस जो कि यूरोपियन मार्केट को ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि यहाँ पर इतनी बड़ी पावर लिया है कि वो रोनाल्डो और मेसी को आमने सामने बैठा दे। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। देखो भाई, रोनाल्डो का पोर्चुगल के साथ जो वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुआ था, ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं एकमात्र टाइम होगा जब मैं सेंटी होऊंगा, लाइक सेंटी वाला सेंटी होऊंगा। उससे पहले मैं रियल मैड्रिड PSG वाले में सेंटी हुआ था। देखो यहाँ पर फर्नांडो सैंटोस ने शायद से एक पहला इंटरव्यू खुल के दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, और हमको पूरी तरीके से डिटेल पता चल गई है। सिर्फ टैक्टिकल डिटेल हमको नहीं पता चली है, बाकी सारी डिटेल उसने खुद बता दी इंटरव्यू में कि क्या चैप्टर हुआ था और क्या यहाँ पर उसका इस चीज़ पे मानना है। उसने ये चीज़ कहा कि देखो, उस टाइम से लेके अभी तक की बात करें तो रोनाल्डो और सैंटोस के बीच अब बात नहीं होती। ये तो देखो एक्सपेक्टेड भी है। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो और मेरा जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम दोनों एक दूसरे को स्पोर्टिंग के टाइम से जानते थे, और जब मैं पोर्चुगल का मैनेजर बना तो उसके बाद तो यहाँ पर मज़ा ही आ गया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो, मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फोकस था
वो ये था कि रोनाल्डो को बेंच पे बिठाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जब रोनाल्डो को मैंने सब्स्टिट्यूट करा था गेम में और रोनाल्डो ने यहाँ पर काफ़ी एक आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेटेड सा फिगर यहाँ पर कट किया था, उसके बाद उन्होंने अगले ही गेम में आके बोल दिया कि उनको पसंद नहीं है। ये वर्ल्ड कप कैंपेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। साथ ही यहाँ पर फर्नांडो सैंटोस ने कहा कि रोनाल्डो के पिछले 6 महीने बहुत खराब गए थे, यूनाइटेड के साथ उसका प्री सीजन भी नहीं हुआ था, डिस्पाइट उसने कवर अप करने की कोशिश करी कि फिजिकल जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा हाई रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर समझा कि रोनाल्डो यहाँ पर क्योंकि पोर्चुगल के साथ बेयरली खेला है इसलिए रोनाल्डो मदद नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा जो टैक्टिकल डिसीजन था वो था कि रोनाल्डो को बेंच पे बिठाते हैं। आने वाले 2 गेम वो रोनाल्डो बेंच पे बैठा और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मोरक्को के अगेंस्ट जो क्वार्टर फाइनल था वहां पर भी रोनाल्डो 51st मिनट पे आया। तो उसने ये चीज़ कहा कि देखो मेरे लिए रोनाल्डो बेंच पे बैठा था और बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें जो कि मैंने फील करता है अगर वो काम सही कर रहे हैं तो मैंने उसको चेंज नहीं करा। ये चीज़ यहाँ पर अल्टीमेटली बैकफायर कर ही गई। उसने कहा कि मेरे लिए उस टाइम ये डिसीजन सही लगा इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। इसी के साथ बात करते हैं रियल मैड्रिड के साथ 2 मस्त मसालेदार खबर की। लफड़ा वफड़ा चल रहा है। सबसे पहले तो ये पता चला कि रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस डाला कि भाई ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। उसके पीछे का मैंने तुमको रीजन बताया था कि 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि पीएसजी के साथ कोई लीगल बैटल रियल मैड्रिड नहीं चाहती, क्योंकि ऑफकोर्स फिर ये थोड़ा सा वैसा वाला हिसाब हो जाता है, इलीगल टाइप पोचिंग वोचिंग। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड ये भी मान के चलती है कि वो अपने आप को रेस से दूर ही रखेंगे, जिससे पर्टिकुलरली कोई नाम वाम खराब ना हो या फिर किसी तरीके से डिविएशन ना हो या फिर बस मीडिया में बात ना उछले। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई रियल मैड्रिड ने तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं डाला, लेकिन स्पेनिश मीडिया ने एक तरफा, और ये चीज जो ओरिजिन हुई है वो कार्डेनास सर की एक रिपोर्ट हुई है, स्पेनिश आउटलेट है, उन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म कराया कि रियल मैड्रिड ने एम्बापे के लिए जो अपना परस्यू है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसके पीछे उन्होंने 3 रीजन दिए। देखो पहली चीज तो उन्होंने कहा है कि किलियन एम्बापे की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है। अगर बेलिंगम की बात करें, विनीसियस की बात करें, लगभग उनसे भी 2-2.5 गुना ज्यादा किलियन एम्बापे को सैलरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 100% इमेज राइट देने पड़ेंगे। यही 50-60 थे डेविड बेकहम और रोनाल्डो के केस में। साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि एम्बापे की जो एज है वो 26 हो चुकी होगी जब वो रियल मैड्रिड में आएगा अगली साल, और अभी रियल मैड्रिड पॉलिसी जो निभा रही है वो है लगभग 20 से 21 के आसपास की। इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो ये कि एम्बापे के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड के खेमे में अभी भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, किस तरीके से उसने 2022 में यहाँ पर हुतिया काटा था। अब तीसरे वाले पॉइंट का मैं तुमको बता देता हूँ। डेविड ऑनस्टीन ने, या फिर अगर हम बात करें लाइक रियल मैड्रिड एथलेटिक के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो रियल मैड्रिड को कवर करते हैं, ट्रस्टेड हैं, उन्होंने यहां पर ये चीज माना है कि यस एम्बापे और फ्लोरेंटिनो पेरेस के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और कॉन्वर्सेशंस हुए थे। इसी के रीजन, यही एक रीजन था कि क्यों एम्बापे 2022 वाले ड्रामे के बाद खुद यहां पर एक इंटरव्यू में पेरेस ने यह कह दिया था कि ये वो एम्बापे नहीं है जो मेरे को मैड्रिड में चाहिए था। लेकिन उसके बाद यहां पर चीजें सॉफ्ट होना स्टार्ट हुई और इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि एम्बापे ने एक्चुअली में कोई कॉन्वर्सेशन यहां पर होल्ड करी थी, उसने वहां पर अपोलोजाइज करा था और सारा मामला समझाया था। लेकिन यहां पर एक मसाला और है। सोचो जिस टाइम ये खबर निकली, जिस दिन ये खबर निकली उसी दिन यहां पर रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रागा के मैच में राफेल पेमोंता, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये है हालैंड की एजेंट, ये हमको सैंटियागो बर्नाब्यू में मिली। और मैंने यहां पर काफी छानबीन करने की कोशिश करी कि पेमोंता यहां पर किस प्लेयर की और मैनेजर है, कोई ऐसा है प्लेयर की रियल मैड्रिड में कुछ लफड़ा कुछ है, कुछ सीन है, नहीं। लेकिन जब यहाँ पर एल चिरिंगुइटो ने इस चीज़ को पकड़ा और उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रियल मैड्रिड में बहुत टाइम से आती जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हालैंड के लिए कोई नेगोशिएट करने नहीं आ रही। अब रियल मैड्रिड फैंस को अजीब इसलिए लगा क्योंकि देखो सबसे पहले तो अर्लिंग हालैंड हमेशा से रियल मैड्रिड, बारसा इन सबसे लिंक्ड रहता है, डिस्पाइट इसमें कोई ज्यादा बारूद होता नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा कि ये चीज अटपटी इसलिए लगी कि जिस टाइम एम्बापे के लिए खबर आई उसी दिन यहाँ पर हालैंड की एजेंट हमको रियल मैड्रिड में मिल गई। ये थोड़ा सा, ये तरीका थोड़ा कैजुअल है नेगोशिएशन का। खैर अब यहां पर मैं तुमको बताऊं कि अर्लिंग हालैंड को लेके अभी फिलहाल के लिए यहां पर फोर्सिएबल फ्यूचर में शायद से डेविड ऑनस्टीन के हिसाब से कोई भी नहीं है, ना ही रियल मैड्रिड है और ना ही यहां पर बारसा वगैरह कोई क्लब नहीं है। मैनचेस्टर सिटी में वो रहने वाला, एज लॉन्ग एज यहां पर पेप है और एज लॉन्ग एज कोई लड़ाई लफड़ा नहीं होने वाला, हालैंड विल बी इन मैनचेस्टर सिटी। वापस से आते हैं एम्बापे वाले केस पे। क्या एम्बापे के रिगार्डिंग सही में ऐसा हो सकता है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर अब देखो इसके रिगार्डिंग ऐसा तो है नहीं कि कार्डेनास सर एक ऐसी रिपोर्ट है कि भाई बिल्कुल ही लाइक डेविड ऑनस्टीन के मुंह से निकली हुई बात है। इसके रिगार्डिंग बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर हमको आरएमसी स्पोर्ट की बात करें, लेग क्विप की बात करें, अगर हम कुछ स्पेनिश मीडिया की बात करें, उन्होंने वापस से रेक्टिफाई करा कि नहीं रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट है एम्बापे में और यहाँ पर केस चल रहा है। मेरा टेक इस पे ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल मैड्रिड एम्बापे को इन 3 में से कोई सा भी बेसिक ऐसा लगता है तुमको कि रियल मैड्रिड इतने सालों बाद
एम्बापे को यहाँ पर जाना। अब देखो मैं पहले पॉइंट को काट देते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है सैलरी को लेके। अगर एम्बापे पिछले सीजन आता, 2023 के समर में आता, मतलब इस सीजन समर ट्रांसफर विंडो में आता, तो भी इतनी सैलरी लेता और साइनिंग ऑन बोनस भी उतना ही लेता। सेम अगर पिछले सीजन की बात करें तो वो तब भी उतना ही लेता जितना अभी, जितना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एम्बापे हाई लेगा उतना ही लेता है। ऐसा तो नहीं है कि 2022 में कम, 2023 में ज़्यादा, 2024 में सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। साइनिंग ऑन बोनस तब भी देना पड़ रहा था, अब भी देना पड़ेगा। वो तब भी तैयार थे और अब भी तैयार है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि साइनिंग ऑन बोनस तो चलो कितना भी हो सकता है, हम रियल मैड्रिड 200 मिलियन देने के लिए तैयार थी 2021 में पीएसजी को, जिसको ठुकरा दिया गया था। पहला पॉइंट तो काउंटर हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एज को लेके। देखो कायदे से यहाँ पर एम्बापे, क्या एज की वजह से यहाँ पर रियल मैड्रिड इन्वेस्ट करी है? एम्बापे लिटरली वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट इन करंट टाइम, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। और उसके साथ यहाँ पर एक फेस वैल्यू भी है उसकी, एक उसका कैंपेन भी है, और कहीं ना कहीं गैलेक्टिकल 3.0 को वो एक तरीके से कंक्लूड भी कर सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर किलियन एम्बापे ये कोई एज फैक्टर वाला इतना बड़ा है। और तीसरा रीजन तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर काउंटर कर ही दिया था और उसकी तुम्हें सच्चाई ही बता दी है। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा यहाँ पर अगर ऐसा है तो रियल मैड्रिड का एम्बापे को डिच करने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। बाकी देखते हैं। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर सीरिया की। वहां पर काफी सही चीज हुआ है भाई। अभी देखो हाल ही में क्या है कि प्राहा के साथ एक मैच था रोमा का, और यहाँ पर लाजियो का भी एक मैच था। तो भाई सारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अभी रोम डर्बी है इस वीकेंड पे, तो सारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखो हमारा मैच तो एक वॉर की तरह है, और जोसे मुरिनो की रोमा की बात करें तो उनका एक फ्रेंडली की तरह है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरिनो से बात की गई तो मुरिनो सेवेरी जी तो भाई के झाट झाट में, तो यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि देखो यही फर्क होता है दो मैनेजर्स में, एक उस मैनेजर में 26 ट्रॉफी जीता है और एक उस मैनेजर में जो कुछ चुनिंदा जीता है। जो 26 ट्रॉफी जीता है उसके लिए हर मैच एक वॉर है, और जो चुनिंदा है उसको हर दूसरी टीम फ्रेंडली लगती है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, तुम प्राहा की टीम से बात करो कि उसको यहाँ पर लाजियो का मैनेजर ऐसे लुल्ला पुल्ला कह रहा है कि फ्रेंडली है। साथ ही यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर डार्बी के लिए हाइप तो अच्छी क्रिएट कर दी, और शायद से मोस्ट प्रॉब्लम मैं मैच देखूंगा, बस भगवान करे टाइम किसी बड़े मैच के साथ कोइंसाइड ना करे। खैर इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब तुमको पता है कि सर जिम रैटक्लिफ का यहाँ पर जो चीजें हैं वो कंक्लूड हुई नहीं है, लेकिन उसके रास्ते पर जा रही है। ऐसे में यहाँ पर यह खबर अब बहुत तेजी से चल रही है कि सर जिम रैटक्लिफ पर्टिकुलरली चाहते हैं कि वो मैनेजर में एक चेंज आए, टॉड बॉयली टाइप। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको सीधी सी बता देता हूँ कि अगर तुम कितनी ही रिपोर्ट्स को खंगाल दो तो उसमें यस तुमको क्लिक बेट टाइप मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम उन डिटेल्स में जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि यस यहाँ पर मैनेजमेंट में चेंज चाहते हैं, लेकिन वो मैनेजर को लेके नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को लेके। क्योंकि यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ का स्पोर्टिंग रीजन का समझना यही है कि यूनाइटेड को एक फुटबॉल क्लब की तरह चलाना है, ना कि बिजनेस क्लब की तरह, और उसके लिए मैनेजमेंट में चेंज हमको लाने ही पड़ेंगे, ना कि मैनेजर में। तो यस चेंज आने वाले हैं, लेकिन की बंदों में आने वाले हैं, सिवाय टेन हैग के। टेन हैग के साथ ग्लेजर्स भी काम करना चाहते हैं और टेन हैग के साथ सर जिम रैटक्लिफ भी काम करना चाहते हैं। दोनों मैनेजर्स इस बात पे तो बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी इंडियन फुटबॉल के ड्रामा की। एक कदम आगे 2 कदम पीछे और वहां पलोती मार के बैठना है। अब देखो हाल ही में यहाँ पर काफी शॉक और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आया जब एआईएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी उस लेटर पे जिसपे कल्याण चौबे यानी कि प्रेसिडेंट के साइन है, ट्रेजरर के साइन है और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के साइन है, यहाँ पर उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है शाहजी प्रभाकरन यानी कि जनरल सेक्रेटरी को। अब देखो यहाँ पर अभी के लिए जो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी थे सत्यनारायण, वो यहाँ पर अब एक्टिव जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे आने वाले फर्दर नोटिस तक, जिन्होंने अपने आप में काफी अच्छा काम है, मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एलिगेशन और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करें तो कल्याण चौबे और प्रभाकरन के बीच में ऑलरेडी काफी टाइम से चीजें सकपका रही थी, और इसी आर्टिकल के थ्रू मेरे को यह भी पता चला कि एक्चुअली में प्रभाकरन प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन कल्याण चौबे जो कि इंडियन गोलकीपर भी हैं और बीजेपी के पॉलिटिशियन भी है, उन्होंने यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करी और वो प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट इधर गई और प्रेसिडेंट की पोस्ट इधर गई। लेकिन मामला ये निकल के आया जब आप बाकी सारी अगर न्यूज नेशन की बात करें, न्यूज 9 वगैरह रिपोर्ट्स की बात करें, तो उसमें बताया गया कि एक्सपीरियंस जो था प्रभाकरन के साथ काम करने का वो कुछ खास अच्छा नहीं था। इसके साथ जब यहाँ पर कल्याण चौबे की लीडरशिप में जब बताया गया कि भाई देखो ऐसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो लगभग 95% लोगों ने कहा कि हाँ भाई कर दो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस पूरे स्टेप को यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फैन से भी कोई सराहना सिंपैथी नहीं मिली। इसके पीछे का रीजन है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो यहाँ पर सैलरी है, और यहाँ पर फंड्स की जब दिक्कत आती है, और तुमको पता है पैसा तो ऐसा है कि है ही नहीं। तो इंडियन फुटबॉल ने मतलब एक ऐसा बंदा जो कि इंडियन फुटबॉल को हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद 1-1.5 करोड़ कमाता है,
काफ़ी लोग इसकी सपोर्ट में भी है कि बंदा अपना काम कर रहा है तो पैसे ले सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, पर्टिकुलरली तब जब इंडियन फुटबॉल में पैसा नहीं दिखता है, नहीं है पता नहीं, लेकिन दिखता तो है नहीं, ये तो पक्का है, कन्फर्म है, कईयों की शक्ल पे तो देख के लगता है कि उन्होंने पैसे खाए हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला निकल के आया है। अब कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव सबसे पहले ये है कि जो जगह जो एक्टिव है, अब सत्यनारायण की अगर हम बात करें तो साउथ में उन्होंने फुटबॉल को लेकर काफ़ी बड़ा काम करा है, काफ़ी अच्छे काम करे हैं। लाइक ग्राउंड रूट्स पे अगर हम बात करें तो उन्होंने लिटरली काफ़ी अच्छे काम करे और बहुत कम बजट में काम करे हैं, तो उसका मैसिव हमको देखने को मिला है। नेगेटिव मेरे को एक चीज़ लगती है कि इवन दो अगर यहाँ पर मैं बात मान के भी चलूँ कि शाजी प्रभाकरन को टर्मिनेट या फिर सैक करने का डिसीजन काफ़ी सही था, लेकिन एक कुछ रिपोर्ट्स में अंडरलाइन बहुत दबे दबे दांतों के साथ ये बताया गया कि सॉफ्टली पावर यहां पर कल्याण चौबे के हाथ में आ गई है एट दी वेरी लीस्ट। और ये लास्ट नहीं होगी जब मेरे को इंडियन फुटबॉल के उसमें वापस से मोनोपोली चाहिए। भाई नहीं चाहिए मोनोपोली, इवन कोई कुछ कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन मोनोपोली चाहिए ही नहीं भाई किसी भी एक बंदे की, किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक अथॉरिटी की, किसी भी एक फिगर की। एवरीथिंग शुड बी हैपन विद कमिटीज और ये सब पूरा होना चाहिए, डेमोक्रेसी वाला सब सिस्टम होना चाहिए। किसी के हाथ में भी सॉफ्ट पावर नहीं होनी चाहिए कि जब मतलब वो बंदा इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं होना चाहिए, अनटचेबल नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये सिर्फ सॉफ्ट सा नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तुमको वही खबर बताई है जो कि यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्सेज से हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, बाकी छपता तो यहाँ पर अनलिमिटेड कुछ भी रहता है।